अंजलि गांव की सीधी सादी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजीव वैसे तो नेक दिल इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वो पिघल जाता है। इसीलिए अंजलि हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज अंजलि राजीव का फोन चेक करती है। क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो? मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। अंजलि को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर का कामकाज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से ही मना कर दिया है, अब क्या होगा? एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सबको संभालूंगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हो, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है और कहता है, हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये आई कहाँ से है। उसकी क्या जरूरत है अंजलि, अभी हमें काम वाली की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है। राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं अंजलि, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। अरे साहब, क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर रूपा शर्मा जाती है और कहती है, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर अंजलि सोच रही है, आखिर राजीव को हुआ क्या है? जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना खाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। मैं सच बोल रहा हूँ, और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि क्या बताऊं। और तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर? मैं सो क्या गई, तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो? अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, अब नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। अरे हाँ अंजलि, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। ये लो रूपा, 2000 रुपए, अब जाओ यहाँ से। रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंजलि ने कहा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती, कल रूपा आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी। उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। अंजलि की बात सुनकर राजीव ने कहा, अरे नहीं अंजलि, रूपा इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा। मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो रूपा से प्यार कर बैठा था। अंजलि ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजलि अपना पेट पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़ कर आए। राजीव ने अंजलि को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राहुल अंजलि को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, पेट दर्द ठीक हो गया राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। अरे, आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। मैंने पेट दर्द का नाटक किया था, मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। छी रूपा छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजीव, पुलिस बुलाओ। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। अंजलि ने राजीव से कहा, देखो राजीव, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता,
राजीव ने अंजलि से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो अंजलि। आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया और इसके बाद से उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। सुमित्रा, क्या बात है, तूने कटहल में इतना तेल भर दिया? रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही, आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी, पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माता जी, आप? और इस समय? आइए, अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माता जी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया, बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया, सचमुच आनंद आ गया, बता रहे।
अच्छा एक काम करते हैं, एक प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी एक एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है। उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी। उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से। मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे। पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी। इसीलिए वो उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी।